अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का, और इसमें हमने किया था लास्ट टाइम जो हमने कर लिया था वो हमने शुरू किया हुआ था बोर एटॉमिक मॉडल। आज हमने करना है कि बोर एटॉमिक मॉडल की मदद से हम रेडियस किसी भी एटम का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेशन ऑफ बोहर रेडियस कौन। अब ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये आप उसके लिए एप्लीकेबल हो करोगे जिसके पास होगा ओनली वन इलेक्ट्रॉन। मसलन हाइड्रोजन अगर एटम है तो उसके पास वन इलेक्ट्रॉन होगा तो एप्लीकेबल होगा फॉर हाइड्रोजन एटम। जिसके पास वन इलेक्ट्रॉन है और वन इलेक्ट्रॉन अगर आप इसके देखोगे बोहर एटॉमिक मॉडल को, तो बोहर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट करता है एज अ पार्टिकल। किस एक्ट करता है? एज अ पार्टिकल। अब पार्टिकल में कैसे है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द साइडों पे घूमता रहता है और पार्टिकल की तरह वो न्यूक्लियस के साइडों पे घूमता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक होगा और इसके पास प्रोटॉन भी कितना होगा? एक होगा। हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक है और उसके पास प्रोटॉन भी एक ही है। अब प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? उसके ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक होगी बात। तो आप न्यूक्लियस के साइडों पे वो एक रेडियस r के साथ मूव करता है, उसका न्यूक्लियस के साथ एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। उन दोनों दरमियान जो डिस्टेंस होगा आप उसको कह दोगे उसका रेडियस और उसको आप शो कर दोगे स्मॉल r के साथ। आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है आप उसको E माइनस के साथ शो कर दोगे। E क्या होता है? चार्ज भी होता है। और उसके बाद उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? माइनस होता है, तो आप इसको E माइनस के साथ शो कर दोगे। इसके बाद M इलेक्ट्रॉन का मास है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर जो कि H के केस में कितने हैं? 1 है। और E प्लस, E क्या चार्ज है और प्लस पिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ आ गई ना? E चार्ज तो है लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब वो न्यूक्लियस की साइडों पे मूव करता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है आप उस वेलोसिटी को शो कर दोगे v के साथ। ये v उसकी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक होगी बात। ये मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया है कि z प्रोटॉन है, e चार्ज ऑन प्रोटॉन है, r रेडियस है, v इसकी क्या है? वेलोसिटी है। अब जब चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है न्यूक्लियस की साइडों पे, क्या है? न्यूक्लियस की साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एक खास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने पे मजबूर कर देती है। ठीक होगी बात ना? तो ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r। m मास है, b वेलोसिटी, r उसका रेडियस है। अगर आप देखोगे तो यही जो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस की जाती है किसकी मदद से? अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी मदद से ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या की जाएगी? बैलेंस की जाएगी। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू कोल्ब लॉ। कोल्ब ने क्या कह दिया था? F इज इक्वल टू CE प्लस। CE प्लस क्या? चार्ज ऑन न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन, और E माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमने निकाला कोल्ब लॉ से। अब हम इसको कर देते हैं CE, E का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि E प्लस है E माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं। आपने ये कहना है कि यहाँ पे हमारे पास चार्ज 2 हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसको साइड पे कर दो। आप करो एक चार्ज बन रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक चार्ज बन रहा है प्रोटॉन की वजह से, तो दोनों का आप क्या करोगे? यहाँ पे स्क्वायर ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या आ जाएगा? r का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन थी सेंट्रीपिटल फोर्स से वो क्या थी? mv स्क्वायर ओवर r। अब उसके बाद अट्रैक्शन की वजह से क्या आ गई है? जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इस पर से बैलेंस की गई है, तो आप इसको इसके बराबर फर्ज कर सकते हो ना? ठीक है, आप इस फोर्स को इसके बराबर फर्ज कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया? जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है?
परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10 रेज पावर जो हमारे पास आ गई है इक्वल स्केल पर जूल क्या आ जाएगा पर मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों फोर्स को आपस में बराबर करते हैं, जो कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स हमारे पास आ चुकी है वो इसके बराबर है। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है, एम वी स्केयर ओवर आर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्केयर। अगर हम यहाँ से एम वी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर इधर आकर इसके साथ डिवाइड कर जाएगा, ठीक होगी बात, सॉरी आर इधर डिवाइड हो जाएगा उसके साथ ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर का ये जब इधर इसके साथ आएगा तो यहाँ पे आर स्केयर के साथ कट जाएगा, अकेला पीछे क्या रह जाएगा आर रह जाएगा। एम वी स्केयर 4 जी ई स्केयर उसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अकेला यहाँ पे रह जाएगा। अब हमने यहाँ से मास फाइंड करना है, तो वी स्केयर इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि अगर मैं इस सारी इक्वेशनों को इसके साथ ला के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हमारे पास डाटा ये वाला बन जाएगा। इसी सारी वैल्यू को उठा के आपने इसके साथ ला के मल्टीप्लाई कर दिया है m के साथ, उधर अकेला क्या बच जाएगा जी ई स्केयर बच जाएगा। अब चूंकि आपने रेडियस को फाइंड करना है, तो ये v स्केयर m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और v स्केयर r को आप इधर रख लोगे और बाकी सारा क्या काम करेगा जी ई स्केयर के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब है क्या, अगर हम इसको देख लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन क्लियर बता रही है कि जो रेडियस है वो इनवर्स किस चीज के होता है स्केयर ऑफ वेलोसिटी के, यानी कि वॉल्यूम वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम आ जाते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। बोर क्या कर रहा था, ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम, ये इसका मैंने आपको लास्ट पॉइंट करवाया था कि ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम एम वी स्केयर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, ये हमने लास्ट इक्वेशन की थी बोर की। अब इसके अंदर जब हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे तो एम आर इधर 2 पाई के साथ आकर नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इसका अगर हम स्केयर लेते हैं तो v स्केयर n स्केयर s स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, पाई स्केयर m स्केयर आगे आ जाएगा, r का स्केयर आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया है v स्केयर की वैल्यू आ गई है। अब v स्केयर की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है, यानी कि यहाँ पे आपने उस v स्केयर की वैल्यू को ऐड कर दिया। तो जब आपने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा r इज इक्वल टू जी ई स्केयर, ऐसे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ऐसा आ जाएगा, और v स्केयर की वैल्यू क्या होगी n स्केयर s स्केयर 4 पाई स्केयर m स्केयर आगे क्या आ जाएगा r का स्केयर आ जाएगा, ठीक होगी बात। अब अगर हम इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर है, आगे जाकर क्या हो जाएगा नोमिनेटर बन सकता है, तो हमारे पास वैल्यू ये वाली बन जाएगी जी ई स्केयर ऐसा ऊपर आ जाएगा, 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर ऊपर चला जाएगा इसके साथ, और इसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्केयर एस स्केयर क्या होगा वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे ऊपर एक पाई बच जाएगा, m इसके एक साथ कट आउट हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब क्या बच जाएगा r इज इक्वल टू जी ई स्केयर ऐसा बच जाएगा, उसके बाद एक पाई बच जाएगा, उसके बाद एक m बच जाएगा, साथ क्या r का स्केयर बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा जी एप्सिलॉन नॉट ऐसा आ जाएगा n स्केयर और h का स्केयर आ गया। अब इसके बाद क्या है कि अगर मैं इस वैल्यू को इधर इसके साथ ला के मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, r तो इधर पहले पड़ा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट n स्केयर s स्केयर इसके साथ आ जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा जी ई स्केयर आगे क्या जाएगा पाई r स्केयर, और उसके बाद क्या बच जाएगा m बच जाएगा, ठीक होगी बात। यहाँ पे इसके साथ क्या बच जाएगा m बच जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर आप लोगों ने उधर रेडियस को मैं इधर इसके साथ लेकर नीचे दिया जाता हूँ, यहाँ पे r पड़ा हुआ है ना, r को इसके साथ जाकर मैं डिवाइड करता हूँ तो r किसके साथ कट आउट हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट s स्क्वायर n स्क्वायर m इज इक्वल टू g स्क्वायर 4 पाई m r जो स्क्वायर कट आउट होने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है।
अब यहाँ से आप रेडियस को फाइंड करना है तो जी स्क्वायर 4 पाई एफ और एम इसके साथ आके आप डिवाइड करवा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अगर मैं इस रेडियस से एन को और जी स्क्वायर को इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और आगे ई स्क्वायर पाई एम, ये मैं साइड पे ले आता हूँ और जी को अलग लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देता हूँ एन स्क्वायर के साथ। ये उसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब ये क्या कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आगे इसके बाद क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर और जी स्क्वायर इक्वल टू आर। अगर हमें एन का पता होगा, एन मीन किसका शेल कौन सा है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, मतलब कि एन 1 होगा, एन 2 होगा, एन 3 होगा, जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता होगा तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और आगे आपकी बुक ने ना थोड़ा सा दिया हुआ है कि अगर होगा पहला शेल तो उसका रेडियस कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा, उसके बाद पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ कंपेयर किया हुआ है। ठीक होगी बात, तो वो आप लोगों ने खुद देख लेना है। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम इसके एनर्जी की जानब जाएंगे, तो तब तक करिए अल्लाह।